नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुंडली के योगों का बल निर्णय। हमारे कुंडली में कई राजयोग हैं, धन योग हैं और भी कई प्रकार के योग हैं, लेकिन उन योगों का बल किस प्रकार का है वो तय करता है वो कहां बैठकर योग बना रहे हैं। वो केंद्र में बैठकर, मूल त्रिकोण में बैठकर योग बना रहे हैं या त्रिक भाव में बैठकर योग बना रहे हैं। देखिए, अगर योग बना है कोई राजयोग या धन योग तो निश्चित रूप से उसका बल तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन उस योग की मिठास और बढ़ सकती है अगर उसका संबंध केंद्र से आ जाए, उसका संबंध कहीं मूल त्रिकोण में बैठकर वो लक्ष्मी त्रिकोण में बैठकर वो योग बना ले। इस प्रकार से हमें ये सारी बातें विचार करनी है। यानी कोई ग्रह मूल त्रिकोण में बैठकर किसी दूसरे ग्रह को वहां ज्वाइन कर रहा है, या वो लक्ष्मी त्रिकोण में बैठकर वो राजयोग या धन योग बना रहा है, या वो कहीं 12वें भाव में बैठकर कोई लक्ष्मी योग या धन योग बना रहा है। मिसाल के तौर पर अगर हम यहां बात करते हैं, भाई नवम भाव का और दशम भाव का स्वामी अगर मिलता है तो उसको बोलते हैं हम धर्म कर्म अधिपति योग, या चतुर्थ भाव का स्वामी पंचम भाव के स्वामी के साथ मिल रहा है तो भी ये अपनी विद्या और शिक्षा का पूरी तरह सदुपयोग कर पाएगा। क्लियर हो गया? ये उसका विष्णु हाउस है और ये लक्ष्मी त्रिकोण है। लेकिन ये दोनों स्वामी यानी इन दोनों भावों के स्वामी कहां बैठकर वो राजयोग बना रहे हैं, ये महत्वपूर्ण विषय है। क्लियर हो गया? अगर मिसाल के तौर पर जो एग्जांपल चार्ट लिया, अभी ये दोनों भावों के स्वामी चतुर्थ भाव में बैठकर राजयोग बना रहे हैं। अच्छा है, बहुत बढ़िया है। अब इन दोनों के स्वामी मान लीजिए 12वें भाव में बैठकर राजयोग बना रहे हैं, उसको राजयोग तो माना ही जाएगा। लेकिन इसको इस प्रकार से समझा जा सकता है कि उसने 12वें भाव के बल को बढ़ाया है लेकिन उस राजयोग के बल को घटाया है। हमारे जीवन में फिर वो भाव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, लेकिन उस राजयोग ने वो कीमत चुकाई है 12वें भाव में जाकर। तो ये बात याद रखनी है कि राजयोग 6ठे भाव में बन रहा है, 8वें भाव में बन रहा है, 12वें भाव में बन रहा है, वो तो हम जानते हैं कि भाई राजयोग है तो उसका फल हमें मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर हो गया? दृष्टि इसमें एकदम क्लियर रखनी है। हमें कोई इस प्रकार का विचार नहीं मन में पालना चाहिए कि मेरा जीवन आदर्श हो जहां कष्ट का लेश मात्र भी ना हो। सभी के जीवन में कष्ट है, हमारा कार्य पूरा हो रहा है, यही बहुत बड़ा विषय, बहुत बड़ी हमारी संतुष्टि होनी चाहिए, हमारे कार्य पूरे हो रहे हैं। और अगर कार्य पूरा हो रहा है हमारा, तो कार्य पूरे होने में कुंडली के राजयोग और धन योग का बल देखा जाता है। लेकिन कार्य पूरा होने का तरीका किस प्रकार का, क्या वो ज्यादा कष्टदायी होगा, ज्यादा डिले कराएगा, वो हम राजयोग, धन योग या और भी योगों के बल निर्णय से तय करते हैं कि उनका बल किस प्रकार का बन रहा है। हमने कुछ यहां पर 5 बिंदु लिखे हैं और इन 5 बिंदुओं से हम समझ सकते हैं कि कोई योग कितना बली हो सकता है। पहली क्या चीज हमें देखनी है, जैसे हमने एग्जाम्पल के रूप में लिखा है 9 और 10वें भाव का केंद्र त्रिकोण या 6, 8, 12 में मिलन, दोनों ही राजयोग हैं, लेकिन उसको किस हम श्रेणी में रख रहे हैं, किसको ज्यादा अच्छा मान रहे हैं। अगर वो 9 और 10 का स्वामी केंद्र और लक्ष्मी त्रिकोण में बैठकर राजयोग बना रहे हैं तो उसको हम उच्च दर्जे का राजयोग या धन योग मान रहे हैं। और अगर वो 6, 8, 12 में बैठकर राजयोग बना रहे हैं, इसमें एक बात और ध्यान देने वाली है कि 6, 8, 12 में सदैव राजयोग क्या बल को क्षीण करेगा, ऐसा नहीं है। अगर उसका स्वामी होकर वो वहां बैठ गया है और वो राजयोग बना रहा है तो फिर उसको छूट मिल जाती है। जैसे इस चार्ट में जो हमने एग्जांपल चार्ट लिया है, मंगल लग्नेश है, वो अष्टम भाव का स्वामी भी है। अब मंगल क्योंकि लग्नाधिपति है तो यहां पर बैठ जाता है और किसी केंद्र या लक्ष्मी त्रिकोण के साथ यहां बैठ जाता है तो उसको हम राजयोग धन योग में गिनेंगे ही गिनेंगे। और इस समय दोष कम क्यों गिना जाएगा?
क्योंकि हमारा लग्नेश स्वग्रही होकर राजयोग या धन योग में इन्वॉल्व हो रहा है। तो यह अंतर भी आपको याद रखना है। 6, 8, 12 अगर स्वग्रही होकर कोई ग्रह राजयोग या धन योग बनाता है तो उसके बल को हम कमजोर नहीं आंकेंगे। क्लियर? तो ये वाली जो बात लिखी है 6, 8, 12 वाली, इसमें कंडीशन अप्लाई, वो ध्यान रखना है कि किसी दूसरे के ग्रह में बैठकर, और उसमें भी अगर वो शत्रुवत होकर बैठ रहा है तो उस राज योग का जो बल है वो और ज्यादा क्षीण हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर हो गया? तो राजयोगों में भी अंतर आ रहा है। दूसरी चीज हमें क्या याद रखनी है, योगों के ग्रह, ये जो हमने ग्रह शब्द यहां लिखा है, दिस इज फॉर प्लैनेट एंड दिस इज फॉर हाउस। याद रखना है, जो योगों के प्लैनेट हैं, जो योग में इन्वॉल्व होने वाले प्लैनेट हैं, और ग्रह स्वामी का बल, जिस जगह वो बैठे हैं उसका बल कैसा है। मिसाल के तौर पर हमने जो एग्जांपल चार्ट लिया है, जैसे मंगल यहां बैठा हुआ है, मंगल का डिपॉजिटर कौन है, मंगल का राशि स्वामी कौन है, चंद्रमा, वो भी यहीं बैठा हुआ है, तो हेल्थी मूड में बैठा है, बहुत बढ़िया। इन दोनों का मिलन भी राजयोग है, और ये चंद्रमा इसके नीच भंग में भी रिस्पॉन्सिबल है। तो जब राजयोग किसी ग्रह के नीच भंग में भी इन्वॉल्व हो जाता है तो उसका बल निश्चित रूप से बढ़ता ही बढ़ता है। एक तो था खाली वो राजयोग बन रहा है, कह रहा है जी उसी राजयोग के कारण उस ग्रह का नीच भंग भी हो रहा है, आनंद, बहुत बढ़िया। तो आप समझ सकते हैं कि जब कोई ग्रह राजयोग बना रहा है और अपने नीचत्व को भी भंग कर रहा है तो यह उच्च दर्जे का राजयोग माना जाएगा। ठीक हो गया? तो यह बात आपको याद नहीं, योगों का ग्रह, यानी ग्रह की स्थिति में ग्रह इसको अपना मित्र मानता है कि शत्रु मानता है, ग्रह तो मित्र ही मानता है। इस राशि में वो सैड मूड में बैठता है, यानी मंगल जो कमांडर हैं, जो तलवार लेकर खड़ग लेकर जंग लड़ना जानते हैं, उनको थोड़ा सा घर वाला पार्ट या किचन वाला पार्ट या जो कह सकते हैं मदर वाला पार्ट, उसके लिए उतने पारंगत नहीं अपने आप को मानते हैं, इसलिए कह सकते हैं थोड़े से सैड मूड में है, क्योंकि उनकी जो मेन उनका जो गट्स है, उनका जो पावर है, वो तो कर्म के लिए बढ़िया, बिना अपने शक्ति को कम करे लगातार कार्य कर सकते हैं, यानी कर्म क्षेत्र के लिए मंगल बने हुए हैं, ना कि हमारे भवन में बंद होने के लिए बने हुए हैं। लेकिन आजकल देखने में आ रहा है कर्क राशि का मंगल बहुत अच्छे फल दे रहा है, क्योंकि आजकल धीरे धीरे हम अब युद्ध का जो पहले रहता था, मतलब हर राजा अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए साल में 1 बार 2 बार युद्ध में जाता ही जाता था, उसकी सेना जाती थी, लेकिन अभी वैसा बहुत कम देखने में आता है। तो हम कह सकते हैं मंगल को घर के अंदर भी बड़े अच्छे ढंग से उपयोग किया जा रहा है, उस मंगल की शक्ति का बड़े अच्छे ढंग से सदुपयोग किया जा रहा है। तो देश काल परिस्थिति इसीलिए बोला जाता है, उसका विचार करके कोई भविष्यवाणी की जाएगी। सदैव ये नहीं बोलना मंगल नीच का है तो भाई तेरा तो मंगल नीच का है। उस समय पर यह बहुत बड़ा कष्ट था, सभी हाथ में अपना शस्त्र लेकर चलते थे, लेकिन अभी तो आपको पता है बिना लाइसेंस के अगर आप हथियार लेकर चलेंगे तो आपको खुद ही गैर कानूनी कार्य के तहत आपको अंदर डाल दिया जाएगा। तो शस्त्र लेकर अभी नहीं चल सकते हैं। तो मंगल के रूप को दबाने का स्वयं समय कार्य कर रहा है, तो समय की हमें बात माननी चाहिए। यानी वो खुद ही कह रहा है कि भाई अगर मंगल को आपने ज्यादा हाइपर लेकर आए तो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत आपको जेल में भी डाला जा सकता है, बिना लाइसेंस के आप हथियार लेकर घूम रहे हैं। तो ध्यान रखना है कि मंगल की उस पावर का आज के समय पर कैसा बढ़िया इस्तेमाल किया जा सकता है। वो घर में किचन में एक 5 स्टार शेफ की तरह एक प्रोफेशनल व्यक्ति है, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड है, बहुत बढ़िया इस्तेमाल कर रहा है वो। तो याद रखना है योगों के जो ग्रह हैं, जिस जगह पर बैठकर वो राजयोग या धन योग बना रहे हैं, क्योंकि खाली वो मिलन से राजयोग नहीं बनता है, दृष्टि से भी बनता है। एक तो भी राजयोग तो बना रहा है, बड़े एनिमी हाउस में बैठा है, डिस्कंफर्ट जोन में बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से योग राजयोग तो मिलेगा उसको। कहता जी प्राप्ति हुई कि नहीं? कहता जी प्राप्ति तो हुई है, हमें पता है, लेकिन कैसे रुला रुला के प्राप्ति हुई है। तो वो राजयोग की श्रेणी थोड़े कम दर्जे की मानी जा रही है। लेकिन अगर सारे ही अपने ही लोभी के प्लैनेट बैठे हुए हैं, अपने मित्र होकर बैठे हैं, तो फिर राजयोग का बल और बढ़ जाता है।
इसमें ग्रह स्वामी के बल का विचार करना ही करना है। क्लियर हो गया? इस कुंडली में आप अगर देख पा रहे होंगे एग्जाम्पल चार्ट में कि भाई बृहस्पति जो नवम भाव के स्वामी हैं और चंद्रमा पर ये गजकेसरी योग भी है और ये राजयोग भी है। ये बात याद रखनी है। एक सामान्य जो लिखे हुए हैं योग और जो हमारे राजयोग में वो योग इन्वॉल्व हो जाता है, तो कहना ही क्या। यानी आपने किसी के चार्ट में देखा गजकेसरी योग बन रहा है, लेकिन वो गजकेसरी योग राजयोग भी बना रहा है, सोने में सुहागा, बहुत बढ़िया। और इस गजकेसरी योग में आप देखें बृहस्पति का नीचत्व भी भंग हो रहा है। हालांकि कई प्रकार से नीचत्व भंग हो रहा है। बृहस्पति का डिपॉजिटर एक्साइटेड मोड में बैठा हुआ है, यानी उच्च में, तो नीचत्व भंग हो गया। बृहस्पति पर इसके उच्च राशि वाले ने दृष्टि डाल रखी है, ये दोनों एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हैं। बृहस्पति जिस राशि में बैठा हुआ है उस राशि में जो उच्च का होता है ग्रह मंगल, ये इस पर दृष्टि डाल रहे हैं। क्लियर हो गया? चंद्रमा से केंद्र में आ गया, लग्न से केंद्र में आ गया, सभी प्रकार से इसका नीचत्व भंग हो रहा है। ठीक हो गया? तो इस प्रकार के राजयोग को हम बल बढ़ता ही जाएगा। तो आपको यह समझना है, पहले तो हमने यहां तक आई थिंक आपको काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। फिर योग ग्रहों के नक्षत्र स्वामी का बल, यह एक इंपॉर्टेंट चीज है, जनरली हम जो मिस कर देते हैं। हालांकि जल्दी जब हम कई दफा लोग कहते हैं कि सर मेरे पूरी कुंडली देखनी है आपको, देखिए ये प्रश्न ही गलत है। पूरी कुंडली कोई 1 घंटे 2 घंटे में भी नहीं देखी जा सकती है। पूरी कुंडली देखने के लिए तो हमें सालों लग जाते हैं। हाँ, लेकिन एक जीवन का एक निचोड़, एक गिस्ट, वो समझा जा सकता है कि भाई इस प्रकार से रहेगा। इसलिए हमें ज्योतिषी से भी क्या प्रश्न करना है वो भी हमें पता होना चाहिए। कई बार मुझे मतलब बुरा भी लगता है, दूसरे पर मुझे अब ये भी आता है कि क्या कहा जाए इस व्यक्ति को, क्योंकि वो व्यक्ति पूरे जीवन को 20 मिनट 15 मिनट में जानना चाहता है। ऐसा संभव नहीं है, याद रखिए। लेकिन हां, हम अपने जीवन की दिशा तय कर सकते हैं कि भाई कौन सी दिशा। क्लियर होगा कि मार्ग में कहां कहां ब्रेकर आएगा, सर इसकी भी जानकारी मिल तो सकती है, लेकिन क्या हम उस सेवा के लिए तैयार हैं? हम गुरुओं के आश्रम में जाकर सालों रहते थे, तब जाकर हमें वो दीक्षा मिलती थी, यानी उसमें बड़ा लंबा समय लगता है। और अभी हम 15-20 मिनट में ये जानना चाहते हैं कि भाई एक एक पॉइंट हमें बता दिए जाएं, तो ये कठिन है, इसमें समय लगता है। तो हमें ये बात याद रखनी है कि हमें ज्योतिषी से भी उसी प्रकार के प्रश्न करने हैं जिसका उसका जो उत्तर है, आंसर देना संभव है। आप अगर पूरी टाइमलाइन की बात करेंगे तो उसको फिर सालों लग जाएंगे आपकी टाइमलाइन बनाने के लिए कि कब कहां कौन सा ब्रेकर क्या आएगा, क्योंकि वो हर चीज सूक्ष्म दशा प्राण दशा में जाकर वो देखा जा सकता है। लेकिन और भी कई उसके व्यक्तिगत जीवन में विषय हो सकते हैं। तो हम ये मानकर चलेंगे कि हमें ऐसा आग्रह करना है जो पूरा हो सकता है, ऐसा आग्रह नहीं करना है जो पूरा हो नहीं सकता है। क्लियर हो गया? तो नक्षत्र स्वामी का बल, जब आप अपनी कुंडली का खुद से विश्लेषण करना शुरू कर देंगे तब आप अपने नक्षत्र स्वामी के भी बल को टटोलेंगे। क्लियर हो गया कि नक्षत्र स्वामी कहां बैठा है, कैसी स्थिति है उसका। अब जैसे चार्ट में बात करते हैं, चंद्रमा बैठा हुआ है पुष्य नक्षत्र में। पुष्य नक्षत्र का विंशोत्तरी स्वामी कौन है? अभी जब मैं स्वामी की बात कर रहा हूं तो विंशोत्तरी स्वामी की बात कर रहे हैं, क्योंकि दशाएं तो बहुत हैं, लेकिन हम विंशोत्तरी स्वामी से ही नक्षत्र स्वामी तय करते हैं। तो चंद्रमा पुष्य नक्षत्र, इसका नक्षत्र स्वामी शनि। शनि की स्थिति क्या है? कहता जी वो तो उच्च का बैठा हुआ है, बहुत बढ़िया। जो इस, या अगर आप ध्यान से देखेंगे इस कुंडली के राजयोगों में जो प्रधान राजयोग ग्रह है, ध्यान से देखें आप, इस कुंडली के राजयोगों में जो प्रधान राजयोग ग्रह है वो इसकी राशि का ही स्वामी है। यह भी एक बहुत बड़ा बल है। मैंने ऐसा क्यों कहा प्रधान राजयोग? क्योंकि देखिए डिपॉजिटर 4 प्लैनेट का स्वयं चंद्रमा वहीं बैठा हुआ है, तो भाई घर का प्रभाव तो पड़ेगा ही। कमांडर इन चीफ कहां बैठे हैं? रनिवास, रानी के घर में। सूर्य कहां बैठे हैं? रानी के घर में। बुध राजकुमार कहां बैठे हैं? रानी के घर में। ये सारी चीजें एक ये बात दर्शाती है कि राजयोग का जो
प्राइमरी प्लैनेट बन गया है, अभी वो चंद्रमा बन गया है, जो सौभाग्य से इसका राशि स्वामी भी है, यानी सोने में सुहागा। इस प्रकार से हम चीजों को एड ऑन करते रहें। और फिर नक्षत्र स्वामी देखिए आप, जो चंद्रमा है, जो राजयोग का प्रधान ग्रह है, जिसके घर में बैठकर चार चार ग्रह राजयोग बना रहे हैं, और सामने से भी वो राजयोग बन रहा है। बृहस्पति जो नवम भाव का स्वामी है, यहां राजयोग बना रहे हैं। तो अभी रडार पर ये हाउस है मेन, और इसका स्वामी उच्च होकर बैठा हुआ है, नक्षत्र स्वामी शनि। और शनि का जो डिपॉजिटर है, शनि का जो राशि स्वामी है शुक्र, वो स्वयं भी एक्साइटेड मूड में, बड़ा मतलब इस पूरे कंजंक्शन को आप समझेंगे तो आपको उस वो राजयोग का आनंद समझ में आ जाएगा कि भाई हमने देखा राशि स्वामी चंद्रमा की स्थिति, इसका जो डिपॉजिट माने इसके नक्षत्र स्वामी की स्थिति क्या है, कहता जी उच्च में। ये इस नक्षत्र स्वामी का डिपॉजिटर कहां है, शुक्र, स्वग्रही होकर बैठा हुआ है। इस नक्षत्र स्वामी माने चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी शनि, उसका नक्षत्र कौन सा है, कहता जी वो विशाखा नक्षत्र है, बृहस्पति जो चंद्रमा के ही नक्षत्र में बैठा हुआ है। यानी हम उस अगर साइक्लिक पाथ को बना लेते हैं, कहते जी घूमकर होली सोली यू आर रिस्पॉन्सिबल, कि आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि हम यहां से यहां जा रहे हैं, इसका नक्षत्र स्वामी यहां जा रहा है, और ये जिस नक्षत्र में बैठा है वो तो आपके ही अधीन है। तो ये राजयोग का बल बहुत बढ़ रहा है। कोई इस प्रकार का साइक्लिक पाथ मिल जाता है, क्योंकि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, देख ले भैया ध्यान रखना है मेरे हाउस का, मेरे विषयों का, नहीं तो फिर मैं भी गड़बड़ कर सकता हूं। क्योंकि बृहस्पति वैसे तो मित्र है चंद्रमा का, लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा न्यूट्रल प्लैनेट या शत्रुवत होकर बैठा होता, तो इन दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। मैंने तेरे नक्षत्र को कवर किया है, तूने मेरे नक्षत्र को कवर किया है, तो इस बात का भी हमें विचार करना है राजयोगों को देखते समय। योग ग्रहों में नैसर्गिक मित्रता या शत्रुता, ये एक महत्वपूर्ण विषय है, याद रखना है। हम जब कभी नैसर्गिक मित्रता की बात करेंगे या तात्कालिक मित्रता की बात करेंगे, तो नैसर्गिक मित्रता ही ज्यादा बली होती है। भाई जैसे हम किसी पॉलिटिशियन को विचारधारा समझते कि भी इसकी विचारधारा मुख्य रूप से इस पार्टी से बिलोंग करती है, लेकिन हाँ वो इलेक्शन के समय अपनी पार्टी बदल लेता है, लेकिन उसकी मुख्य विचारधारा वही है। कहता जी बदल लिए लेकिन विचारधारा वही है उसकी। तो हम कहेंगे कि भाई वो जो उसका जो नैसर्गिक बल है, वो नैसर्गिक बल तो हम वो वैसे ही रहता है। इसलिए हम जब कभी दोनों में से चुनना हो तो किसको बली मानते हैं। हालांकि जब हम पंचदा मैत्री निकालते हैं तो हम तात्कालिक मैत्री की भी बात करते हैं, लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि आपको सदैव ज्यादा वेटेज देनी है उसका जो नेचुरल फ्रेंड है वो कौन है। क्लियर हो गया। अभी फंक्शनल चीजें बदल रही हैं, अभी उसको छोड़ो आप कि कुंडली मुताबिक अभी, लेकिन उसके छोड़ो मतलब क्या, जब दोनों को कंपेयर करना है तब उस समय हम छोड़ सकते हैं। लेकिन जब हम पंचदा मैत्री निकालते हैं तब हम दोनों से ही पंचदा मैत्री विचार करते हैं। फिर भी हमें ये बात भूलनी नहीं कि नैसर्गिक मैत्री का बल ज्यादा होगा। क्लियर हो गया। तो बृहस्पति अभी जहां बैठा है वो राशि स्वामी कौन है, शनि। शनि देखो ना तो इसको अपना मित्र मानता है बृहस्पति को, लेकिन ना शत्रु मानता है, यह भी एक विचारणीय विषय है, न्यूट्रल है वो उसके लिए। क्लियर हो गया। और शनि बैठा इसके नक्षत्र में है, गवर्न बाय जुपिटर, बृहस्पति के नक्षत्र में बैठा है। और हालांकि ये फिर और ज्यादा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम ये चीजें देखते हैं फिर कि भाई नक्षत्रों का विंशोत्तरी ग्रह हमने देख लिया, उसके बाद नक्षत्रों का काम करने का तरीका कैसा है, उसका लॉर्ड कैसा है। मिसाल के तौर पर लग्न की बात कर रहे हैं तो लग्न अश्वनी नक्षत्र। क्लियर हो गया। अश्वनी कुमार बड़े सुंदर माने जाते हैं, नकुल सहदेव की तरह। यानी इस जातक की उम्र कितनी बढ़ जाएगी, ज्यादा प्रभाव नहीं दिखाई देगा, उम्र का ज्यादा शरीर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया। और केतु डिटैचमेंट रहेगा। क्लियर हो गया। ये इसका लाइफ का मुख्य वो रहेगा विषय कि भाई मैं इस प्रकार के विषयों के लिए अच्छा माना जाता है कि भाई कोई ईश्वरीय भक्ति वाला पाठ या
चीजें हैं उसके पास, लेकिन उसके लिप्त ना होना उसके विषयों में, ये उसकी बुद्धि जो है, इसका सेरेब्रम है, वो उसके माइक्रोस्कोपिक लेवल को हम देख सकते हैं कि भाई केतु है, वो बहुत शुभ है, हम मान रहे अश्विनी नक्षत्र बहुत शुभ है, उसके अंदर क्या है, वो केतु वाला पार्ट है। याद रखना, केतु कर्म करके उसके पार्ट में लिप्त नहीं होना चाहता है, क्योंकि केतु हमें अवधूत की बात बताता है कि भाई सब कुछ मेरे पास है राजा जनक की तरह, लेकिन मैं किसी उसमें लिप्त नहीं हो रहा हूं। अश्विनी कुमार इसके देवता हैं। याद रखिएगा, नक्षत्र का देवता अलग है, उसके नेचर को भी यहां थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना। मैंने बताया जैसे कि उसकी उम्र ज्यादा होने पर भी उम्र पर ज्यादा प्रभाव नहीं दिखाई देगा, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र का गुण है ये। वो किससे पता लग रहा है? उसके देवता से। और उसका जो सिंबल है, नक्षत्र के सिंबल को भी उस पर लगाना है। अश्व, एफिशिएंसी में अश्व या घोड़े या हॉर्स से ज्यादा कोई एनिमल नहीं माना जाता। हॉर्स पावर देखते हैं हम, एलिफेंट पावर नहीं देखते हैं कभी। किसी मशीनरी की पावर हम हॉर्स पावर से निकालते हैं, एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, तो बहुत एनर्जेटिक भी होगा। तो ये सारी बातें हम यहां से जान सकते हैं। बृहस्पति के बारे में जानना हो, कहता जी वो श्रवण नक्षत्र में बैठा है, तो किस प्रकार का वो योग बनाएगा, कैसा बल होगा। चंद्रमा का नक्षत्र है, वो राजयोग में इन्वॉल्व हो रहा है चंद्रमा इसके साथ। जब कभी भी नक्षत्र स्वामी भी राजयोग में इन्वॉल्व हो जाता है तो बल बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो ये गज केसरी योग बना रहा है, बृहस्पति अपने नीचत्व को भंग कर रहा है। विष्णु इनके नक्षत्र देवता माने जाते हैं। याद रखिएगा, नक्षत्र स्वामी, नक्षत्र देवता, और ये नक्षत्र का सिंबल, उसका चिन्ह त्रिपद। त्रिपद यानी हम जब बृहस्पति के एस्ट्रोलॉजी में बात करते हैं कौन सा स्वरूप माना जाता है बृहस्पति का, बृहस्पति को हम कहते हैं वामन अवतार एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष में। और वामन अवतार ने ही 3 पग, दिखने में वो छोटे दिखाई देते हैं। कई दफा बृहस्पति का रूप जल्दी समझ में नहीं आता है। बृहस्पति का जो ज्ञानी आदमी होता है ज्यादा बखान नहीं करता है, लेकिन जब वो बखान करता है तो त्रिलोकी में भी नहीं समा पाता, इतना बड़ा अनंत ज्ञान उसके पास होता है। क्लियर हो गया? तो जब उनका आकार बड़ा होता है तो फिर वो पूरे तीनों लोकों को अपने आकार से ढक लेते हैं। तो इनके नक्षत्र का जो सिंबल है त्रिपद, यानी 3 पग में पूरी सृष्टि को माप लेना, वो इसके एस्ट्रोलॉजिकल विष्णु अवतार से मैच करता है। ज्योतिष में जो विष्णु अवतार माने जाते हैं, तो बृहस्पति का विष्णु अवतार क्या है? वामन अवतार। और वामन अवतार से मिलता हुआ त्रिपद बहुत ही हेल्थी मूड में बैठा हुआ है। इससे कह सकते हैं कि ये बहुत ही मजबूत राजयोग बन रहे हैं। ये मैंने हालांकि सभी लिखे हैं, हालांकि इस वीडियो में, संक्षेप वीडियो में ये सारी डिस्कस कर पाना तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपके सामने इसलिए लिखे कि जब कभी भी आप ऐसा अपने लिए अध्ययन करें तो ये सारी बातें आप नोटिस में रख सकते हैं। अगली दफा हम इसमें यह भी शामिल कर सकते हैं कि कौन कौन सा प्लैनेट कम डिग्री में भी राजयोग में बल को बढ़ा रहा है, और कौन कौन सा प्लैनेट मैच्योर डिग्री में भी उस हाउस में ज्यादा अच्छा नहीं माना जा रहा है। क्लियर हो गया भाई? आप समझ सकते हैं, जहां भी हम जैमिनी पद्धति की बात करते हैं, तो जैमिनी पद्धति तो आत्मकारक को ज्यादा डिग्री प्लैनेट वाले से ही चुनती है। भाई आत्मकारक कौन, अमात्य कारक कौन? कह रहे जी आत्मकारक तो वो है जिसने सबसे ज्यादा जिया है, एक्सपीरियंस प्लैनेट, जिसकी ज्यादा डिग्री है, उसको वो आत्मकारक मान रहा है। और हमने पता नहीं क्या सोचा है कि भाई आत्मकारक तो ज्यादा डिग्री 29 डिग्री मर गया है, वो मृत है। तो हमें ध्यान रखना है कि ये सिर्फ एक दृष्टि है, लेकिन कहां पर ज्यादा डिग्री हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, हमें यह भी ध्यान रखना है। क्लियर हो गया भाई? हम घर की बात करते हैं, हमारे कुटुंब की बात करते हैं, तो छोटे बच्चे अच्छे माने जाते हैं। कहता जी हेल्थी माहौल रहता है, हंसी खुशी का माहौल है, कम डिग्री के प्लैनेट अच्छे माने जाएंगे। लेकिन हमारे ऑफिस में, हमारे 10th हाउस में थोड़ा हम ज्यादा फॉर्मल होने पर विचार करते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। और अगर ऑफिस में भी कहीं कर्क राशि जैसा पड़ रहा है तो थोड़ी कम मैच्योर प्लैनेट भी होगा तो भी चलेगा। कई दफा हमारा ऑफिस ऐसा होता है कि भाई हंसी खुशी में, आनंद में ही सारा कार्य हो रहा है, तो इसीलिए ये एक गंभीर गलती हो जाती है कि तेरा कम डिग्री का प्लैनेट है, तेरा कुछ नहीं हो सकता है। कम डिग्री के प्लैनेट
हमें ये ध्यान रखना है। फिर अगर हम मान लीजिए ये दृष्टि रखते हैं कि कम डिग्री के प्लैनेट कमजोर होते हैं और वो कम डिग्री के प्लैनेट हमें वर्गोत्तम मिल जाते हैं, फिर क्या करेंगे आप? इसीलिए ये कहना सरासर गलत हो जाता है। कई बार मैंने ऐसा देखा है कि डिग्री 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, वर्गोत्तम है प्लैनेट, 2-2 3-3 प्लैनेट वर्गोत्तम है, तो फिर आप क्या बोलेंगे? हम यही बोलेंगे कि भाई प्लैनेट बहुत बली है। इसीलिए ये एकमात्र तरीका नहीं है देखने का। क्लियर हो गया? किस हाउस में कब हमें ज्यादा डिग्री से बल मिल रहा है, कब हमें कम डिग्री से बल मिल रहा है, ऐसे अनंत विषय हो सकते हैं। हम धीरे धीरे कदम चलते 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 अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। हम विश्वास है हमें ईश्वर के विश्वास कह लीजिए, ईश्वर का आशीर्वाद हमारे साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम पहले दिन से जो विचारधारा लेकर चले थे वो अंत समय तक कायम रखेंगे कि अपने चैनल में हम प्राइमरी, इंटरमीडिएट, एडवांस और उसके बाद सभी चीजों को मिला देंगे, इंटीग्रेटेड। तो आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।